हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की तैयारी के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 28वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों की। ध्यान रखिएगा, पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो मौर्य काल से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ षड्यंत्र रचे परंतु बाद में उसका प्रधानमंत्री बना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है? चाणक्य, अमात्य राक्षस, प्रवर्तका, आम्भी। तो इस प्रश्न का सी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, अमात्य राक्षस। ध्यान रखिएगा, अमात्य राक्षस पहले घनानंद के प्रधानमंत्री थे, और घनानंद को ही पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। और फिर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है ना। तो अमात्य राक्षस घनानंद के प्रधानमंत्री हैं। बाद में चाणक्य के कहने पर अमात्य राक्षस, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात करें तो चाणक्य और अमात्य राक्षस दोनों ने ही तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की है, और अमात्य राक्षस चाणक्य के सीनियर थे। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये ऑप्शन में प्रवर्तका है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर आक्रमण किया है तो उस समय कश्मीर के राजा प्रवर्तका ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की है, ये भी आपको याद रखना है। आम्भी की बात करें तो तक्षशिला का राजा था, है ना। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों थे। चलिए, मौर्य वंश के प्रधानमंत्री कौन बने? चाणक्य बने हैं, इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हैं। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो इन तीनों ही चीजों से हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसके लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। कौटिल्य को क्या कहा जाता है? अभी हमने आपसे बात की थी, चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है ना। और इस अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, इसका संबंध है राजनीति, और ऑप्शन में अगर राजनीति नहीं है तो ऑप्शन में होगा कानून। तो राजनीति या कानून से माना जाता है। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये 15 अधिकरण, है ना, 15 अधिकरण में और 180 प्रकरण में विभक्त है। 180 प्रकरण में विभक्त है, इसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ इस पुस्तक से, है ना, ध्यान रखिएगा, मंडल सिद्धांत के बारे में पता चलता है, मंडल सिद्धांत के बारे में पता चलता है, और दूसरा सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी हमें पता चलता है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, सप्तांग मतलब 7 चीजें कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत राजा आता है, राजा के बाद अमात्य आते हैं, अमात्य। तो राजा है, अमात्य है, आपका सेना है ना, दुर्ग है, है ना, आपका कोश है ना, आपका मित्र है ना। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है, अमात्य। तो ध्यान रखिएगा, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। तो जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो प्रमुख मंत्री की संख्या बताई है वो है 18। तो जो प्रमुख मंत्री होते थे उनके लिए तीर्थ शब्द का उल्लेख किया गया है। तो अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 18 तीर्थ हैं, और 27 विभाग के अध्यक्षों की बात भी यहाँ पर की गई है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इसे आपको याद रखना है। अगर हम गार्गी संहिता की बात करें तो गार्गी के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ध्यान रखना, गुप्तकालीन लेखक हैं विशाख दत्त, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है ना। वह शब्द क्या है? वृषल, है ना। वृषल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ राजा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, विशल मतलब सर्वश्रेष्ठ राजा शब्द विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में किसके लिए प्रयोग किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अखिल भारतीय साम्राज्य के, या अखंड, इसको एक और पूछा जाता है, अखंड भारतीय साम्राज्य के संस्थापक भी कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय की तराई से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र अपने साम्राज्य में शामिल कराया था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजगद्दी पर बैठे हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं, और बिंबिसार के बेटे पर कौन है? अजातशत्रु हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए प्रांतों में शामिल नहीं था। ऑप्शन है काबुल, कंधार, हेरात, तक्षशिला।
तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला शामिल नहीं था, है ना, इसकी जगह पे मकरान आएगा, मकरान। तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान 4 प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में 305 ईसा पूर्व, है ना, एक युद्ध होता है जिसमें सेल्यूकस हार जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। ध्यान रखिएगा उसी उपलक्ष्य में 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे। और साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया या जिसको हम कहते हैं हेलेना, है ना, कार्नेलिया बोले हेलेना बोले, तो इसकी शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत जिसका नाम है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की है। ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिंदुसार को किन नामों से भी जाना जाता है? तो इन्हें भद्रसार, वालीसार, सहसैन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, उनको भद्रसार, वालीसार, सहसैन तीनों नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कलिंग के युद्ध में अशोक ने किस शासक को पराजित किया था? ऑप्शन है घनानंद, महामेघवाहन, अनंत पद्मनाभन, पर्वतका। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अनंत पद्मनाभन को ध्यान रखिएगा कलिंग युद्ध में अशोक ने पराजित किया है। अब कलिंग युद्ध की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये 261 ईसा पूर्व में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अशोक राजगद्दी पर कब बैठा है? 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा है ना। तो राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष यह युद्ध लड़ा गया है ना। और कहाँ पर लड़ा गया है? तो धौली की पहाड़ी पर, धौली पहाड़ी पर यह युद्ध लड़ा गया है ना, जिसमें अशोक की विजय होती है। और इसी युद्ध के पश्चात अशोक, है ना, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, भैरव घोष की जगह धम्मघोष की नीति पर चल देता है। तो ध्यान रखिएगा। तो पर इसके पहले अशोक किस धर्म को मानता था, है ना? तो ध्यान रखिएगा अशोक भगवान शंकर का उपासक था। बाद में कलिंग युद्ध के पश्चात वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और आता है, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 लोगों के नाम आते हैं। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। यदि ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको निग्रोथ लगाना पड़ेगा। निग्रोथ नाम के बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है। शिलालेख विचार, प्रथम शिलालेख पशु बलि निंदा, द्वितीय चिकित्सा व्यवस्था, 8वां धम्म यात्राओं का उल्लेख, 11वां संप्रदायों के बीच सहिष्णुता, है ना। तो क्या सही नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आंसर डी, 11वां शिलालेख, है ना। संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात, है ना, ध्यान रखिएगा 12वीं शिलालेख के अंतर्गत की गई है ना। 11वां शिलालेख जो है वो धम्म की व्याख्या करता है, धम्म की व्याख्या से संबंधित है। ध्यान रखिएगा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेखों का सहारा लिया है। तो शिलालेख जो है वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, बृहद और लघु। तो जो बृहद शिलालेख है उनमें 14 राज्य की घोषणाएं हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है ना। तो 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या से संबंधित है, बाकी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजकीय अधिकारी हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं? ऑप्शन है तीसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख, 9वां शिलालेख, 14वां शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, तीसरे शिलालेख के अंतर्गत कहता है कि राजकीय अधिकारी हर 5वें वर्ष पे दौरे पर जाएं। यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो ध्यान रखना चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह, मतलब युद्ध की नीति, भेरी घोष की जगह है अशोक ने धम्म घोष की बात की है ना। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 9वां शिलालेख जो है अशोक त्योहारों की निंदा करता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना। अशोक ने खर्च में कटौती करने के लिए त्योहारों की निंदा किस शिलालेख के अंतर्गत की है? दोनों में। और 14वां शिलालेख जो है वो शिलालेखों के उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। ऑप्शन है हृदय परिवर्तन, कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजा और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। 14 शिलालेखों में से जो राज्य की घोषणा है उसमें से 13वां सबसे महत्वपूर्ण है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस 13वें के अंतर्गत हृदय परिवर्तन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, कलिंग युद्ध के बारे में उसने बताया है, और पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों के बारे में भी इसी शिलालेख से हमें पता चलता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है। शिलालेख और स्थान से संबंधित प्रश्न है, यूपीएससी हो, है ना, चाहे एमपीपीएससी हो, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। गिरनार गुजरात, कालसी उत्तराखंड, धौली उड़ीसा, एनारगुड्डी तमिलनाडु। तो क्या सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, एनारगुड्डी तमिलनाडु में नहीं है ना, आंध्र प्रदेश में है।
इसे आपको याद रखना है। बाकी गिरनार गुजरात में, कालसी उत्तराखंड, धौली उड़ीसा में है। अन्य महत्वपूर्ण शिलालेखों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सोपारा, सोपारा कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में है ना। सहबाजगढ़ी, सहबाजगढ़ी है ना जो है ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है ना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मानसेहरा, मानसेहरा, सेहरा ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए एक और है जौगढ़, जौगढ़ ये उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख द्विभाषी, ध्यान रखिएगा दो भाषाओं में लिखा है, मतलब ग्रीक और अरामी में लिखा गया है। ऑप्शन है कंधार शिलालेख, सोपारा, जौगढ़, गिरनार। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ये कंधार शिलालेख एकमात्र शिलालेख है जो कि दो भाषाओं के अंतर्गत लिखा गया है, द्विभाषी है। कंधार शिलालेख को सर ए कुना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका एक नाम है सर ए कुना शिलालेख, ठीक है। सोपारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। जौगढ़ कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और गिरनार कहाँ पर है, गुजरात में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, मतलब अशोक का नाम अशोक मिलता है। ऑप्शन है मास्की, गुर्जरा, गिरनार, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ध्यान रखिएगा मास्की, गुर्जरा और गिरनार तीनों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की की बात करें तो ये कहां पर है, कर्नाटक में है। गुर्जरा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है ना। और गिरनार की बात करें तो कहां पर है, ये गुजरात में है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, मास्की शिलालेख के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, अशोक बुद्ध को बुद्ध शाक्य कहा गया है, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, और अशोक का एक नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है। ये कौन बताता है हमें, मास्की शिलालेख के अंतर्गत मिलता है। आगे बात करते हैं, अशोक ने बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को 7 ग्रंथों के अध्ययन का आदेश दिया है, वह किस शिलालेख में वर्णित है। ऑप्शन है भाब्रू, गुर्जरा, गिरनार, मस्की, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा भाब्रू के अंतर्गत ये बात उत्कीर्ण है। भाब्रू को विराट भी कहा जाता है, तो विराट लघु शिलालेख भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा इसी शिलालेख के अंतर्गत एक और चीज है, यहाँ पे अशोक बौद्ध संघ है, एक्चुअली 3 रत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म में, है ना, बुद्ध, साम्य और संघ है। तो अशोक ने त्रिरत्नों पर विश्वास प्रकट किया है, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों पर विश्वास प्रकट किया है। ये हमें कहाँ से मिलता है, भाब्रू से मिलता है। तो 3 रत्न कौन से हैं, बौद्ध है, धम्म है और संघ है, ये आपको याद रखना है। चलिए आपके लिए प्रश्न है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं, गुर्जरा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है। गिरनार कहाँ पर है, गुजरात में है। और मास्की कहाँ पर है, कर्नाटक में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्तंभलेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ध्यान रखिएगा कई जगह पे 21वां वर्ष भी मिलता है, तो 20वें या 21वें वर्ष बाद बौद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी आया था। ऑप्शन है रुमनदेही, सांची, सारनाथ, रामपुरबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। रुमनदेही से हमें ये स्तंभलेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने, है ना, बौद्ध की जन्मस्थली जो कि लुम्बिनी है वहां की यात्रा की है। तो ध्यान रखिएगा इसीलिए रुमनदेही को लुम्बिनी है ना स्तंभलेख के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर है, नेपाल में है। ध्यान रखिएगा ये स्तंभलेख कहाँ पर है, नेपाल में है। और जब अशोक यात्रा के लिए आता है तो ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पर अशोक ने धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था, है ना, तो धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। और जो राजस्व कर, जो कृषि पर आय पर कर लगता था, उसकी दर को घटा दिया था। तो वो 1/6 से घटाकर उस दर को कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया है। ये बात भी हमें रुमनदेही स्तंभलेख से प्राप्त होती है। बाकी सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में और रामपुरबा बिहार में है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा रामपुरबा में 2 स्तंभलेख हैं, रामपुरबा में 2 स्तंभलेख हैं। और स्तंभलेखों के शीर्ष पर, है ना, किसी पशु या पक्षी की आकृति उत्कीर्ण होती थी। तो ध्यान रखना रामपुरबा बिहार में है, यहाँ पे 2 स्तंभलेख हैं। तो एक स्तंभलेख पर सिंह की आकृति है और एक स्तंभलेख पर बैल की आकृति उत्कीर्ण है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, एकमात्र स्तंभलेख कौन सा है जिस पर अशोक की पत्नी और पुत्र का उल्लेख है।
ऑप्शन है कौशाम्बी स्तंभलेख, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभलेख में अशोक की एक जो पत्नी है जिनका नाम था कारुवाकी, कारुवाकी के नाम का उल्लेख है और कारुवाकी का बेटा है तीवर। तो इस दोनों का उल्लेख कौशाम्बी स्तंभलेख में है जो यूपी में है। अच्छा, यहाँ से और पूछा जाता है इस कौशाम्बी स्तंभलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, चूंकि है ना उनकी पत्नी का उल्लेख है, वो रानी है इसलिए। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख ध्यान रखिएगा, है ना, पहले ये स्तंभलेख मेरठ में था, बाद में इसको दिल्ली लाया गया था। तो किसने लाया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस स्तंभलेख को दिल्ली से मेरठ लाया गया था, माफ करिएगा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। अब दिल्ली टोपरा की बात करें तो ध्यान रखिएगा इस स्तंभलेख को भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा जो हरियाणा में है, टोपरा से कहां पर लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलाहाबाद स्तंभलेख की बात करें तो ध्यान रखिएगा इस स्तंभलेख को अकबर के द्वारा, है ना, इलाहाबाद के किले के अंदर स्थापित किया गया था। तो इलाहाबाद स्तंभलेख बोले या प्रयाग स्तंभलेख बोले, बात एक ही होती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभलेख, है ना, इसी स्तंभलेख पर, है ना, आगे जाकर समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी में मिलती है, जो कि उनके दरबारी कवि थे हरिशेन। तो उन्होंने इस स्तंभलेख पर समुद्रगुप्त की विजयों को अंकित कराया था। और आगे जाकर जब जहांगीर का राज तिलक होता है ना, तो उसकी जानकारी भी हमें इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभलेख से ही मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है प्रमुख तीर्थ कार्य, है ना। तो मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र में 18 प्रमुख तीर्थ मिलते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। कर्मांतक, उद्योग धंधों का प्रधान, समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, व्यवहारिक, वन विभाग का प्रधान अधिकारी। कौन सा सही नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, व्यवहारिक। ध्यान रखिएगा व्यवहारिक जो है वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। तो दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। और ऐसा ही अगर पूछा जाता है फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। वन विभाग का प्रधान अधिकारी, है ना, ये नहीं होता था, इसको आपको क्रॉस कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं। सही मिलान नहीं है प्रमुख अध्यक्ष और कार्य। मैंने बताया कि अर्थशास्त्र में 27 विभाग अध्यक्षों के बारे में बात की गई है, उसी से संबंधित प्रश्न है। आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष, राजकीय भूमि का अध्यक्ष, पंड्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, अक्ष पटलाध्यक्ष, पशु निरीक्षक। तो क्या सही नहीं है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंसर डी, अक्ष पटलाध्यक्ष के लिए पशु निरीक्षक नहीं था। ध्यान रखिए ये महालेखाकार होता था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और पशु निरीक्षक के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा नवाध्यक्ष की बात की गई है ना, नवाध्यक्ष। चलिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बाकी सही है। चलिए आगे बात करते हैं। ये पीडीएफ है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो 27 विभाग अध्यक्ष हैं उसके बारे में है। तो ये सीताध्यक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, लक्षणाध्यक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, पंड्याध्यक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, ये महत्वपूर्ण है, नवाध्यक्ष महत्वपूर्ण है, आयुधाध्यक्ष और पौधवाध्यक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने तीसरे शिलालेख में अधिकारियों को पंचवर्षीय दौरे पर जाने का अधिकार दिया है, इसमें शामिल है। तो कौन से अधिकारी शामिल हैं? ऑप्शन है राजयुक्त, प्रादेशिक, उपयुक्त, सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, इन तीनों की ही बात की गई है ना। राजयुक्त जो होता था भूमि सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण का काम करता था, युक्त लेखाकार का काम करता था, और प्रादेशिक जो था वो मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन है स्थानिक, दौड़मुख, खरवटक, संग्रहण, दौड़मुख, खरवटक, संग्रहण, स्थानिक, संग्रहण, स्थानिक, दौड़मुख, खरवटक, स्थानिक दौड़मुख, खरवटक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्थानिक के बाद आते थे दौड़मुख, उसके बाद खारवेटक, उसके बाद संग्रहण आते थे। ध्यान रखिए जो स्थानिक होता था वो 800 ग्रामों का समूह होता था, दौड़मुख 400 ग्रामों का समूह होता था, 200 ग्रामों के समूह को खारवेटक कहते थे और 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहते थे। इससे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है मौर्यकालीन कर और आय। सेतु फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय, ब्रज पशुओं से प्राप्त आय, सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय, हिरण्य सिंचाई कर, है ना। तो क्या सही नहीं है? आंसर डी आ जाएगा, सिंचाई कर नहीं होता था। ध्यान रखिएगा हिरण्य नगद कर होता था, नगद कर होता था, है ना। सीता आपके लिए महत्वपूर्ण है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए
आगे बात करते हैं, सही मिलान नहीं है धातु नाम, है ना। तो सोने के सिक्के, सुवर्ण व पात, चांदी के सिक्के, कर्षाटपण, पण, धरण, तांबे का सिक्का, मासक, काकणी, अर्ध काकणी, उपरोक्त सभी। तो क्या सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी। ये मौर्य काल में प्रचलित सिक्के हैं। तो सोने के सिक्कों के लिए ये नाम है, चांदी के सिक्कों के लिए ये नाम है, और तांबे के सिक्कों के लिए मासक, काकणी और अर्ध काकणी शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, अशोक ने 12वें शिलालेख में कौन से पदाधिकारियों का उल्लेख किया है? धम्म महामात्र, स्त्राध्यक्ष, ब्रज भूमिक, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। 12वें शिलालेख के अंतर्गत तीनों ही अधिकारियों का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, धम्म महामात्र ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष इस अधिकारी को नियुक्त किया है। स्त्राध्यक्ष की बात करें तो यह अधिकारी है ना स्त्रियों में नैतिक आचरण की देखरेख करता था। ब्रजभूमक की बात करें तो ब्रजभूमि के अंतर्गत जो पशु होते थे, है ना, उनसे संबंधित, है ना, चीजों की जानकारी जो रखता था उसको ब्रजभूमिक अधिकारी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी कौन था? डाइमेकस, डायोनिसियस, फायान, हेनसांग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, है ना। डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। यदि हम मेगास्थनीज की बात करें तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया है। और ध्यान रखना, मेगास्थनीज भारत में 4 वर्ष रहा है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, इंडिका पुस्तक की रचना की है। और इंडिका पुस्तक कहां पर रहकर लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में रहकर इंडिका पुस्तक को लिखा है। डाइमेकस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये सीरिया के राजा थे, सीरिया राजा एंटीओकस, एंटीओकस, है ना। तो सीरिया के राजा एंटीओकस का राजदूत बनकर भारत आया था। वो किसके दरबार में भारत आया है? तो बिंदुसार के दरबार में भारत आया, बिंदुसार के दरबार में भारत आया। यदि डायोनिसियस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये मिस्र के राजा थे टालेमी, फिलाडेल्फस, तो टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर भारत आया। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके दरबार में आया है? तो ध्यान रखिएगा, अशोक के दरबार में आया है। फाहियान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये गुप्त काल में आया है ना, और चीन से आया है। और हेनसांग की बात करें, है ना, तो 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्ष के समय भारत आया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में उल्लेखित जानकारी के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है, भारतीय समाज 7 जाति में बटा था, सती प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था, नगरों का प्रशासन 5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थी। क्या सही नहीं है ना? आंसर आ जाएगा सी। ध्यान रखना, मेगास्थनीज ने दास प्रथा के बारे में नहीं बताया है ना। पर ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में आपको दासों के बारे में पता चलेगा, है ना। तो कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों की कैटेगरी बताई है ना, कहां पर? है ना, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। तो यहाँ पे विरोधाभास माना जाता है चाणक्य और मेगास्थनीज के बीच में, ठीक है। सती प्रथा का प्रचलन बताया है, पर कौटिल्य कहीं भी जानकारी नहीं देते हैं। भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण अभिलेख के अंतर्गत मिलता है, ये जो कि गुप्तकालीन था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दास प्रथा का प्रचलन था, उसने नहीं बताया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और मौर्य साम्राज्य में विलीन हो गया। यह किस ग्रंथ से संबंधित है? ये बात कहाँ कही गई है ना? ऑप्शन है, सामंत पदाशिका, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभाष्य। तो ये कहाँ कहा गया है? तो आंसर आ जाएगा ए, सामंत पसादिका नामक ग्रंथ में ये बात कही गई है ना, कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती को जीत लिया है और अवंती का विलय मगध साम्राज्य में हो जाता है। ध्यान रखना, सामंत पसादिका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और बुद्ध जो एक हीनयान से संबंधित एक बौद्ध गुरु हुए हैं, घोष बुद्ध, है ना। इस घोष बुद्ध नाम के एक बड़े हीनयानी लेखक हुए हैं, उनकी ये पुस्तक है सामंत पसादिका। अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य की पुस्तक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, और महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक था कुणाल दशरथ संप्रति देववर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। देववर्मा, किसी देववर्मा को बृहद्रथ कहा गया है, ध्यान रखना। तो देववर्मा बोले बृहद्रथ बोले, बात एक ही है ना। तो इस बृहद्रथ की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं और मौर्य वंश समाप्त हो जाता है ना। मौर्य वंश कितने वर्ष तक चला है? 137 वर्ष तक मौर्य वंश चला है, और मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कुणाल के बारे में,
है ना। तो कुणाल एक अंधा शासक था, है ना, अंधा करा दिया गया था, बाद में वो राजगद्दी पर बैठा है ना। दशरथ दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया है। और संप्रति की बात करें तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये जैन धर्म के उपासक थे। संप्रति जैन धर्म का उपासक था और इनके समय भी मगध में अकाल पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति के समय मगध में अकाल पड़ा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज, संप्रति के समय मगध की राजधानी दो हो चुकी थी, एक पाटलिपुत्र थी, है ना, और दूसरा अवंती को भी, है ना, इसने राजधानी बनाया था संप्रति ने। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की भांति संप्रति ने भी, है ना, ध्यान रखिएगा, संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राणों को त्यागा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अकाल पड़ा है? अभी हमने बताया संप्रति, संप्रति, है ना, संप्रति, अशोक, बृहदत्त, अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संप्रति के शासनकाल में मगध में अकाल पड़ा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। क्या सही है? ऑप्शन है, मौर्य काल में जिलों को विषय आहार कहा जाता था। दूसरा है, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तीसरा, प्रणय आपातकालीन कर होता था। और चौथा है, चमड़ा एवं मोती ताम्रपर्णी से आयात होते थे। तो क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, चमड़ा जो है ना वो नेपाल से आयात होता था और मोती जो है बिल्कुल ताम्रपर्णी से आयात होता था। ये बात सही है ना। तो पर चमड़ा नेपाल से आयात होता था, इसलिए कथन गलत हो जाता है पूरा, है ना। इसे आपको याद रखना है। बाकी मौर्य काल में जिलों के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, विषय और आहार। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रांतों के लिए चक्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और प्रणय जो है, ध्यान रखिएगा, आपातकालीन कर या युद्ध कर माना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कनक मुनि बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया, जिसका उल्लेख किस स्तंभलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन है, निगाली सागर स्तंभलेख, रोमनदेह स्तंभलेख, सांची स्तंभलेख, सारनाथ स्तंभलेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, निगाली सागर स्तंभलेख। ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? नेपाल में है। और ये रोमनदेही स्तंभलेख के पास में ही स्थित है ना। तो यहाँ पर जब अशोक जाता है तो उसके पहले ही एक कनक मुनि नाम के बौद्ध का वहां पर स्तूप था, वहां पर जाकर अशोक पूजा भी करता है और यह स्तंभलेख स्थापित करता है। तो ये निगाली सागर स्तंभलेख पहला स्तंभलेख है जिसका उद्घाटन खुद किसने किया है? अशोक ने किया है। रोमनदेही मैंने अभी बताया था कि इस स्तंभलेख से अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में पता चलता है। सांची स्तंभलेख मध्य प्रदेश में है और सारनाथ स्तंभलेख, है ना, उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर महान के साथ सेंड्रोकुटस की मुलाकात का उल्लेख करता है ना। ऑप्शन है, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, जस्टिन, जो यूनानी इतिहासकार है। इन्होंने बताया है ना, कि सिकंदर की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकारों ने सेंड्रोकुटस के नाम से भी बताया है। चलिए आगे बात करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, है ना। इसके बाद हम मौर्योत्तर काल, गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों को अगले लेक्चर में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।